मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले विभिन्न वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को संचार का अर्थ, प्रकृति, कार्य, क्षेत्र, प्रभावी संचार, संचार के प्रकार, विभिन्न बातें एक्सप्लेन की थी। हम संचार करते हैं दो व्यक्तियों के मस्तिष्क की खाई को पाटने के लिए, किंतु किया जाने वाला संचार अगर अपने उद्देश्यों से विमुख हो जाए, किया जाने वाला संचार प्रभावी नहीं रहे, अर्थात जिन कारणों से हम संचार कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का अवरोध हो जाए या वो संचार अपना अर्थ खो दे, तो ऐसे संचार को हम मिथ्याबोधित संचार के नाम से अथवा भ्रमित संचार के नाम से पुकारते हैं। भ्रमित संचार क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ न कुछ संचार के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। संचार के मार्ग की बाधाओं को डिफाइन किया गया है ड्यू टू वेरियस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द मैसेज फ्रॉम द सेंडर इज नॉट रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, देन सच obstructed and run from of the message transmitted is called miscommunication। जब संदेश अनेकानेक अवरोधों के कारण प्रेषक और प्रेषिती संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता, तो इस प्रकार से संचरित विकृत संदेश ही मिथ्याबोधित संचार अथवा भ्रमित संचार कहलाता है। Communication barrier, the barrier between the sender and receiver because of the message loses its original form are called communication barrier। ऐसे कोई भी कारण, ऐसी कोई बाधाएं जो रिसीवर और सेंडर के बीच में रुकावट पैदा करती है, उन्हें हम कम्युनिकेशन की बाधाओं के नाम से, संचार अवरोध के नाम से पुकारते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी बाधाएं किन परिस्थितियों में या किन दशाओं के अंतर्गत उत्पन्न होती है। पहली बात आई है रिलेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के संबंध भी कई बार संचार के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर देती है, जिससे संचार मिथ्याबोधित हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, अपने रूप को खो देता है। इसका कारण क्या है? जब संदेश भेजने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच में संबंधों में घनिष्ठता नहीं है, अथवा विचार व्यक्त करने में किसी प्रकार की भावनात्मक संघर्ष आड़े आ रहा है, अथवा विषय सामग्री के बारे में प्रेषक सही ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचार में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। फिर आता है लैक ऑफ वोकैब्युलरी, शब्द भंडार की कमी। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जिसके अंतर्गत हम संदेश देना चाहते हैं, प्रेषक संदेश देना चाहता है, किंतु उसके पास में पर्याप्त शब्दकोश का अभाव है, वो सही ढंग से शब्दों का चुनाव नहीं कर पाता। ऐसा कारण उसकी अनुभवहीनता के कारण हो सकता है, उसके ज्ञान के स्तर के कारण हो सकता है, इसके कारण वो संदेश को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाता। ऐसी दशा में संदेश अपनी मूल भावनाओं के साथ प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँच पाता। ये एक रुकावट का प्रमुख कारण है। फिर लैक ऑफ प्राइमरी नॉलेज ऑफ ग्रामर। जिस प्रकार शब्द भंडार की कमी एक कारण है, ठीक इसी प्रकार से अगर हमें ग्रामर की नॉलेज का अभाव है, अगर हमें व्याकरण की समझ नहीं है, कहाँ पर हमें पोज करना है, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर हमें कोमा लगाना है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संदेश अपना रूप बदल देता है। जैसे लाला जी आज अजमेर गए हैं। अब मान लीजिएगा संदेश ये था लाला जी आज अजमेर गए हैं और हमने प्रॉपर तरीके से व्याकरण का प्रयोग नहीं किया, तो संदेश पहुँचते हो जाएगा लाला जी आज मर गए हैं। चाहे अजमेर गए हैं उसकी बजाय मर गए, मतलब संदेश का पूर्ण रूप से रूप ही बदल गया। हम क्या कहना चाहते थे और संदेश किस रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुँच गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण ग्रामर की नॉलेज के अभाव के कारण भी हो सकता है। फिर आता पूर्वाग्रह। कई बार संदेश देने वाला और संदेश प्राप्तकर्ता पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, जो कि संचार के मार्ग का एक बहुत बड़ा अवरोधक कहा जा सकता है। प्रेषक अपने पूर्वाग्रह की दिशा में भाषा को मोड़ देता है और प्राप्तकर्ता अपने पूर्वाग्रह की दिशा में संदेश के अर्थ खोजने
की चेष्टा करता है। अब देखिए, प्राप्तकर्ता का पूर्वाग्रह प्रेषक के संदर्भ में अलग है, ये संदेश के संदर्भ में अलग है। तो वो अपने पूर्वाग्रह के अकॉर्डिंग उस संदेश का मतलब निकालेगा, और संदेश देने वाले का पूर्वाग्रह अलग है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वो जो संदेश की एनकोडिंग करेगा, उसकी एनकोडिंग अलग तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पर भी संचार में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, संचार प्रभावी नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से मूड, मनस्थिति, अगर हमारी मनस्थिति अलग तरह की है तो ऐसी कंडीशन में संचार के अंतर्गत बाधा उत्पन्न हो जाएगी। एक ही संदेश पर अलग अलग मनस्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। मैं एक समझाने के दृष्टिकोण से आपको बता देता हूँ। जब एक व्यक्ति की मनस्थिति क्रोध की होगी, वहाँ पर संचार करने का रूप अलग होगा, संदेश अलग रूप में प्रभावित होगा। किंतु वो एक प्रसन्न चित्त मुद्रा के अंतर्गत संचार को कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचार संदेश अलग रूप में प्रभावित होगा, दोनों के बीच में भिन्नता आ जाएगी। तो हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संदेश का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आता है बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। किसी मामले में जब संदेश दिया जाता है या प्राप्त किया जाता है, तो उस मामले की पृष्ठभूमि भी उसके अर्थ को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। पहले से नकारात्मक संदेश प्राप्त होते रहते हैं, तो धनात्मक संदेश प्राप्त होने पर आश्चर्य और आशंका के कारण अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि बैकग्राउंड क्या है, ऑलरेडी बैकग्राउंड हमारा नेगेटिव चल रहा है, और नेगेटिव के अंतर्गत हम किसी प्रकार का पॉजिटिव मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति आश्चर्य से देखेगा, वो उसमें विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये जो संदेश दिया रहा है वो सही है। तो ये भी एक संचार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार से एक ही समय में एक से अधिक संदेश प्राप्त होना। देखिए, मानवीय मस्तिष्क की सीमा होती है, वह एक सीमा तक संदेशों को ग्रहण करता है। जब संदेश एक साथ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वह सभी संदेशों को एक साथ ग्रहण नहीं कर पाता, और कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि वो संदेश के कुछ पार्ट को ही ग्रहण कर पाता है, जिससे संदेश का पूर्ण रूप से मतलब नहीं निकल पाता और संदेश भ्रमित हो जाता है, संदेश प्रभावी नहीं रह पाता, अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन की जो बाधाएं हैं, जिसके कारण संचार हमारा भ्रमित हो रहा है, जिसके कारण संचार मिथ्याबोधित हो रहा है, संचार के मार्ग में रुकावटें उत्पन्न हो रही है, ये हम किस प्रकार से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमने इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन किया है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें विभिन्न तरीके से संचार का क्लासिफिकेशन किया गया है। फिजिकल एंड, पहले बात आती है फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स, जिसको हम बोलते हैं भौतिक एवं यांत्रिक संचार। भौतिक कारणों से जब संचार या यांत्रिक कारणों से जब संचार के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है, तो ऐसे संचार को हम भौतिक अथवा यांत्रिक संचार अवरोध के नाम से पुकारते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? नॉइस, शोर। देखिए, शोर विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जो संचार के प्रवाह को बाधित किए बिना नहीं रहता। ऐसा शोर मानवीय शोर हो सकता है, या ट्रांसपोर्टेशन के कारण शोर हो सकता है, मशीनों के प्रयोग के कारण, टाइपराइटर या अन्य प्रकार की मशीनों के प्रयोग के कारण जो शोर उत्पन्न होता है वो हो सकता है, बिजली के पंखे, कूलर या अन्य यंत्र उपकरण के कारण, या कारखाने की मशीनों के कारण जो शोर उत्पन्न होता है। इस कारण कई बार संदेश प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। शोर के कारण वो संदेश को प्रॉपर तरीके से वो रिसीव नहीं कर पाता, रिसीवर उसको सही ढंग से रिसीव नहीं कर पाता, उसका मतलब सही ढंग से नहीं निकाल पाता। कई बार टेलीफोन लाइन के अंतर्गत गड़बड़ी हो जाती है, खरखर की आवाज़ आती है, मोबाइल के अंतर्गत आवाज़ कटने लग जाती है, आवाज़ धीमी आती है। ये सब शोर के कारण उत्पन्न हुआ है, यांत्रिक प्रॉब्लम के कारण उत्पन्न हुआ है। इसके कारण भी संदेश अपने रूप को बदल देता है और संचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरी बात आती है पुअर लाइटिंग। खराब और कम रोशनी के कारण प्राय लिखित संचार अथवा सांकेतिक संचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि अगर खराब प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, अंधेरा है, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जहाँ अशाब्दिक संचार किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से व्यक्ति देख नहीं पाएगा।
लेकिन संचार को प्रॉपर तरीके से व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि रोशनी का अभाव है। इसी प्रकार से समय और दूरी भी एक कारण कहा जा सकता है। कई बार कारखाने में विभिन्न पारियों के अंतर्गत काम होता है, प्रत्येक पारी का स्टाफ बदलता है, अतः इस समय अवरोध के कारण उचित प्रकार से संचार नहीं हो पाता। समय के अतिरिक्त प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी भी एक अवरोध का कारण उत्पन्न होती है। टेलीफोन और इंटरनेट की सुविधा सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पाती और दूरी बहुत अधिक है। मान लीजिएगा इंटरनेट फैसिलिटी में किसी प्रकार की रुकावट आ गई, मान लीजिएगा टेलीफोन लाइन्स के अंदर किसी प्रकार की रुकावट आ गई, तो दूरी के कारण भी संचार समय पर प्रेषित नहीं हो पाता, समय पर रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। यह भी एक कारण कहा जा सकता है। समय और दूरी भी एक यांत्रिक संचार का, भौतिक संचार का एक कारण होता है। इसी प्रकार से डिफेक्ट इन मीडियम, हम प्रॉपर तरीके से संचार के माध्यम का चुनाव नहीं कर पाते। टेलीफोन लाइन, टेलेक्स मशीन की खराबी, इसी प्रकार से माइक इत्यादि का सही ढंग से काम नहीं करना या मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण संचार भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। और डिफेक्ट और इन मीडियम मतलब माध्यम में खराबी के कारण भी संचार बाधित हो जाता है। इसी प्रकार से बात आती है एक्सेसिव मैसेज, अत्यधिक संदेश। मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि व्यक्ति की संदेश ग्रहण करने की सीमा होती है। यदि लगातार संदेश उसको दिया जाता है, लगातार वो संदेश सुनेगा तो प्रभावी श्रवण नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाएगी। और जब इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाएगी तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत थकान, बेचैनी इत्यादि पैदा होगी, जो कि प्रभावी संचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से एकांत भंग, डिस्टर्बेंस इन द प्राइवेसी, यदि मीटिंग चल रही है, यदि आपस में दो व्यक्तियों के बीच में टेलीफोन के माध्यम से वार्ता हो रही है, इसी बीच में अचानक शोर हो जाता है, एकांत भंग हो जाता है, कोई विस्फोट हो जाता है, कोई चीज़ गिर जाती है या बाहर हड़ताल इत्यादि का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो एकांत भंग होते ही संचार में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। तो ये भी एक कारण कहा जा सकता है। और इसी प्रकार से आता है इनकम्प्लीट मैसेज या लेस मैसेज, यदि संदेश अत्यंत कम मात्रा में ग्रहण किया जाए। देखिए, संदेश हमने पूरा दिया, जैसे अखबार के अंतर्गत न्यूज़ आती है, मान लीजिएगा 3 कॉलम की न्यूज़ है, किंतु मैंने केवल हेडलाइंस पढ़ ली। हेडलाइंस पढ़ के मैं उस संदेश का मतलब निकालने की कोशिश करूँगा, तो हो सकता है कि मैं प्रॉपर तरीके से उस मैसेज को नहीं समझ पाऊँगा। अगर मैसेज को सही ढंग से समझना है तो मुझे संपूर्ण संदेश को ग्रहण करना पड़ेगा, संपूर्ण संदेश को पढ़ना पड़ेगा। अल्प संदेश के कारण व्यक्ति को संदेश समझने में कठिनाई आती है, इसलिए ये भी प्रभावी संचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा वर्गीकरण संचार की बाधाओं का है, डेट इज सीमेटिक बैरियर, जिसको हम बोलते हैं भाषा संबंधी अवरोध। अब भाषा संबंधी अवरोध के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सी बातें आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन की है। इसमें यह आ सकता है कि अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग कर लिया, मतलब हमने बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग कर लिया। पधारिए, अब पधारिए शब्द का प्रयोग हम दोनों रूप में करते हैं, आने के लिए भी करते हैं, जाने के लिए भी करते हैं। इसी प्रकार से यूँ कहा गया है कि रन, RUN, रन शब्द के इंग्लिश में RUN रन शब्द के लगभग 110 मीनिंग निकलते हैं। संदेश देने वाले ने किस अर्थ से उस संदेश को भेजा है और संदेश प्राप्त करता उसको किस अर्थ से प्राप्त करता है, तो अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग के कारण भी संचार में दिक्कत आती है। इसी प्रकार से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्शन भी एक कारण हो सकता है। क्या कि निर्देशों की गलत ढंग से व्याख्या कर ली, वाक्यों में लापरवाही से प्रयोग करना संदेश प्राप्तकर्ता के समक्ष उलझन खड़ी कर सकता है। मान लीजिएगा एक सभा के अंतर्गत नेताजी बोल रहे हैं हमें ऐसी शासन व्यवस्था कायम करनी जहां गरीबी को कोई स्थान नहीं हो। अब देखो, ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस पार्टी का शासन आ गया तो गरीबों को समाज में रहना नहीं दिया जाएगा, हमें भगा दिया जाएगा। जबकि उनका भाव क्या था, उनका भाव था कि हम गरीबी को मिटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, निर्देशों की गलत तरीके से व्याख्या हो गई। ये क्यों हुआ कि हमने प्रॉपर तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं किया, इसके कारण जिसके कारण व्यक्ति ने उसका अर्थ अलग ले लिया।
इसी प्रकार से प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग। देखिए, प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली में कई बार व्यवहारिक शब्दावली से भिन्न मतलब निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जैसे न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति हुए, चिकित्सा मेडिकल साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति हुए, वो व्यक्ति जिन टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं वो टर्मिनोलॉजी हमारे व्यवहार के अंतर्गत अलग रूप में उसका मतलब निकल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में संचार के मार्ग में कई बार ये बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार से बात आती है कि अस्पष्ट मान्यताएं। कभी कभी प्रेषक ये मानकर चलता है कि संदेश की पृष्ठभूमि अथवा कुछ बातें संदेश प्राप्तकर्ता जानता है, लेकिन प्राप्तकर्ता वास्तव में उसको कोई जानकारी नहीं है। तो ये गलत एजम्पशंस के कारण, गलत मान्यताओं के कारण भी संदेश का मतलब कई बार भिन्न हो सकता है। इसी प्रकार से बात आती है सूचक और अधिसूचक शब्दों का प्रयोग। यूज ऑफ डिनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव वर्ड्स। कई बार क्या होता है, हम इस प्रकार के शब्दों को, सूचक और अधिसूचक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जब शब्दों का कोई सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता, तो ऐसे शब्दों को हम डिनोटेटिव शब्द के नाम से पुकारते हैं। इनमें केवल वस्तुओं के नाम का ज्ञान होता है, जैसे कटोरी, चम्मच, खाता, कार्यालय इत्यादि। दूसरे शब्द इस प्रकार के होते हैं जिसमें संदेश का सकारात्मक या नकारात्मक होने का पता लगता है, जैसे ईमानदार, महंगा, सस्ता, कायर, शक्तिशाली, तीव्र, स्वादिष्ट इत्यादि। इन शब्दों को हम अधिसूचक या अधिसूचक शब्दों के रूप में पुकारते हैं। अधिसूचक शब्द में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रभावी संचार के मार्ग में एक बड़ा अवरोध उत्पन्न कर सकता है। जैसे कारखाने में कर्मचारियों के लिए दैनिक वस्तु का भंडार खुला। मिस्टर रामलाल ने कारखाने से लौटकर अपनी पत्नी श्रीमती सुमन को बताया कि मैंने एक सस्ती शर्ट खरीदी है। अब वास्तव में रामलाल के द्वारा जो शर्ट खरीदी गई है वो अच्छी किस्म की शर्ट कम मूल्यों में, क्योंकि वहाँ पर जो एक स्टोर खुला है उसमें कम मूल्य के अंतर्गत वस्तु उपलब्ध है। का मतलब ये था कि उसने एक अच्छी किस्म की शर्ट कम मूल्य में खरीदी है, जबकि पत्नी ने क्या समझ लिया कि इन्होंने एक सस्ती शर्ट खरीदी है जो कि क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फीरियर है। अब देखिए यहाँ पर मतलब अलग निकल गया, क्योंकि हमने अधिसूचक शब्द का प्रयोग किया। अधिसूचक शब्द में प्राप्तकर्ता उसको किस रूप में ग्रहण कर रहा है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार से कई बार हम कहावतें और मुहावरों का प्रयोग करते हैं। कहावत और मुहावरों के प्रयोग उस प्राप्तकर्ता, हमने किस रूप में उसका प्रयोग किया है, किस अर्थ में उसका प्रयोग किया है, किंतु प्राप्तकर्ता उस मुहावरे का प्रॉपर तरीके से मतलब नहीं निकाल पाए। जैसे मान लीजिएगा, हम कहते हैं व्यापार में कहते हैं गलाकाट प्रतिस्पर्धा। अब गलाकाट प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है तीव्र प्रतिस्पर्धा। हमारा भाव है तीव्र प्रतिस्पर्धा से, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से, किंतु सामने वाला पक्षकार समझ ले कि ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें प्रतियोगी एक दूसरे का गला काट रहे हैं, तो यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमने यूज़ किया था कहावत तो मुहावरे का इस रूप में यूज़ किया था ताकि हमारा संदेश प्रभावी हो जाए, प्रॉपर हो जाए, किंतु प्राप्तकर्ता ने उसको गलत तरीके से उसका मतलब निकाल दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचार भ्रमित हो जाएगा, संचार के अंतर्गत दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। संचार की बाधाओं का तीसरा वर्गीकरण हम करते हैं संगठनात्मक अवरोध, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण भी कई बार संचार के अंतर्गत बहुत सी रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं। अब ऐसी रुकावटें क्या हो सकती है? लॉन्ग स्केलर चेन, दीर्घ सोपानिक व्यवस्था, जहां हम औपचारिक संचार संप्रेषित करते हैं। संगठन के अंतर्गत अधिकारी से अधीनस्थ तक औपचारिक संचार संप्रेषित किया जाता है, वो सोपानिक श्रृंखला में ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है। जितनी लंबी सोपानिक श्रृंखला होगी उतना ही संचार देरी से पहुंचेगा, उतना ही संचार का रूप बदलने के चांसेस रहेंगे। तो कई बार लॉन्ग स्केलर चेन भी संचार के मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से गलत माध्यम का चुनाव। अब गलत माध्यम का चुनाव अगर आपके द्वारा कर लिया गया है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यदि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव मांग विश्लेषण की रिपोर्ट भेजनी है और वो इसके लिए टेलीफोन या अन्य मौखिक संचार के माध्यम का यूज़ करता है तो अनुपयुक्त है। लिखित माध्यम से उसको जटिल पत्र की अपेक्षा
सारणी युक्त टेबलेट फॉर्म के अंतर्गत अगर उसका प्रस्तुतिकरण करेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। तो कई बार हम गलत तरीके का यूज़ कर लेते हैं, हमने एक जटिल पत्र लिख दिया, जबकि हमें क्या करना था, हमें वहाँ पर टेबल फॉर्म के अंतर्गत डाटा का विश्लेषण करते हुए उस रिपोर्ट को भेजना था। गलत माध्यम का प्रयोग करने से हो सकता है कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उस रिसर्च को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए। इसी प्रकार से पॉलिसीज एंड रूल्स, कठोर अनुशासन, नीतियों एवं नियमों से बनकर जब संचार किया जाता है तो कई बार संचार बाधित भी हो जाता है। यदि लिखित संदेश में नीति लागू है तो कुछ ऐसे संदेश जिन्हें तुरंत जिसकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हमें स्केलर चैन के माध्यम से हमारी बनाई गई पॉलिसी के माध्यम से संचार करना पड़ता है। तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो पाती, संचार में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, संचार बाधित हो जाएगा। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है, कभी कभी निश्चित नियमों और नीति के कारण भी जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो संदेश को उच्च अधिकारी तक भेजने में हिचकिचाते हैं, वो प्रॉपर संदेश नहीं भेज पाते, वो अपनी प्रॉपर भावना से अपने उच्च अधिकारी को अवगत नहीं करा पाते, क्योंकि इसके पीछे विभिन्न नियम और नीतियाँ कई बार रुकावट उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार से लेक ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, लेक ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस एंड मटेरियल, संचार उपकरण एवं सामग्री की कमी। अगर मान लीजिएगा आपके ऑफिस के अंतर्गत संचार उपकरण की कमी है या संचार के विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है उसकी कमी है, जैसे स्टेशनरी सामग्री का मतलब है स्टेशनरी से, तो ऐसी कंडीशन में संचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे कार्य करने वाले कर्मचारी एवं अधिकारियों की कार्यकुशलता प्रभावित हो सकती है, हम हमारे उद्देश्यों से विमुख हो सकते हैं। इसी प्रकार से स्थान संबंधी खराब व्यवस्था, कार्यालय के अंतर्गत कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर, आने जाने का रास्ता, इसके कारण भी संचार प्रक्रिया बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि व्यवस्था खराब है तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में सीधा संपर्क नहीं हो पाएगा। निरीक्षक अपने बैठने की जगह ऐसी चुनता है जहां से वह अपने अधीनस्थों पर नज़र रख सकता है और नियंत्रण रख सकता है। इस प्रकार कुछ उच्च अधिकारियों के बैठने के कारण वो कैबिन बनवाना ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ कर्मचारी दूसरों के अधिक निकट रह के कार्य करना पसंद नहीं करते। इसके कारण उच्च अधिकारी पास में बैठेगा तो हो सकता है कई बार उसको संचार करने में रुकावट हो, कई बार वो इसमें हिचकिचाहट महसूस करे, ये भी एक बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार से लाइन स्टाफ रिलेशनशिप, अगर रेखा एवं कर्मचारी संबंधों में जहाँ तनाव होगा, जहाँ पर खुलापन नहीं होगा, जहाँ पर मधुर मानवीय संबंध नहीं होंगे, संचार प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। व्यक्ति संचार करने के अंतर्गत हिचकिचाहट महसूस करेगा, हो सकता है व्यक्ति प्रॉपर तरीके से संचार नहीं करे, ये भी एक संचार की मार्ग की बाधा कही जा सकती है। देन इसके पश्चात फिर आता है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसको हम बोलते हैं ज्ञानात्मक अवरोध। चौथा वर्गीकरण संचार की बाधाओं का लेते हैं हम, ज्ञानात्मक अवरोध। ये ज्ञानात्मक अवरोध होता है जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की मानसिक स्थिति एक दूसरे के अनुकूल हो, तभी संचार प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि संदेश का मूल स्रोत और गंतव्य रिसीवर का स्थान वास्तव में मस्तिष्क होता है, लेकिन मन का संबंध, अनुभव, भावना, दृष्टिकोण, व्यवहार, ध्यान, विश्वास, अवधारणा, अहम, प्रतिरोध, स्वीकृति एवं संप्रण आदि से ये इसका निर्माण होता है। अगर इनमें भिन्नता होगी, अगर एक दूसरे के प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के मन एक दूसरे के अनुकूल नहीं होंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ज्ञानात्मक अवरोध, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर उत्पन्न हो जाते हैं। अब ज्ञानात्मक अवरोध के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है वो आती है बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, व्यवहार और दृष्टिकोण। देखिए, व्यवहार और दृष्टिकोण बहुत बड़ी बाधा कही जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार दृष्टिकोण अलग अलग होता है। यदि संदेश को प्राप्त करने पर वह अपने व्यवहार और दृष्टिकोण से मेल खाता है तो संदेश की प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी, किंतु प्राप्तकर्ता के व्यवहार और दृष्टिकोण से वो संदेश मेल नहीं खाएगा तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत उसका फीडबैक, उसकी प्रतिक्रिया नेगेटिव हो सकती है। तो जो संदेश का उद्देश्य था वो संदेश का उद्देश्य भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसी प्रकार से इमोशंस एंड मूड, इमोशन हमारी भावना, हमारी मनस्थिति, अगर हम क्रोधित हैं, चिंतित हैं, उत्तेजित हैं, डरे हुए हैं,
या घबराए हुए हैं तो संदेश प्रॉपर तरीके से प्रेषित नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार से संदेश प्राप्तकर्ता की स्थिति भी इसी प्रकार की है तो संदेश प्राप्तकर्ता भी संदेश को प्रॉपर तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा, मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से आता है स्टेटस कॉन्शियसनेस। व्यक्ति के पद की स्थिति प्रभावी संचार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी से इसलिए विचार विमर्श नहीं कर पाता, उसका अहम आड़े आ गया। मैं अपने अधीनस्थ से कैसे बात करूं, मैं अधीनस्थ से अपनी कैसे पूछूं, मैं अधीनस्थ क्या मेरे से ज़्यादा समझदार है। इस प्रकार की कई बार स्थिति बोध होने के कारण संचार के अंतर्गत रुकावट उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है क्लोज्ड माइंड, खुले दिमाग से काम नहीं लेना। हमने पहले से हमने दिमाग के रास्ते बंद कर लिए। हम दूसरों के जो सजेशंस हैं, दूसरों की जो परामर्श हैं, उनके द्वारा दिए गए अपने व्यूज़ हैं, उनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले से हमने हमारे दिमाग में बहुत से पूर्वाग्रह बना रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में संचार प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, वहाँ पर ज्ञानात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से आता है ध्यान की कमी। कई बार संदेश दिया जाता है किंतु संदेश प्राप्तकर्ता ने कहा हाँ, किंतु उसका ध्यान के अन्यत्र विचलित है, वो कोई अन्य बात सोच रहा है, उसका वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो भले ही से उसने हाँ कह दिया हो किंतु वो उसका मतलब नहीं समझ पाएगा। जो हमने संदेश दिया है उसकी यूटिलिटी प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनअटेंशन है, यहाँ पर ध्यान की कमी है। तो यहाँ पर संदेश देने वाले को और प्राप्तकर्ता दोनों को अटेंटिव होना पड़ेगा और अटेंटिव होकर संदेश प्रदान करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आता है पुअर रिटेंशन फोरकास्टिंग बिफोर टाइम। कई बार क्या होता है कि हम उचित समय के पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। मान लीजिए 2 लाइन प्रेषक के द्वारा कही गई, उसके पहले ही हमने संदेश के संदर्भ में अनुमान लगा लिया कि क्या बोलना चाह रहे हैं, जबकि वास्तविकता में हो सकता है कि 2 लाइन वो अलग रूप में, आगे संदेश कुछ अलग रूप में कहा जा रहा है, किंतु पहले से इस प्रकार की धारणा हम हमारे मनोमस्तिष्क में विकसित कर लेते हैं, तो जो संदेश दिया रहा है उसकी यूटिलिटी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक संदेश के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कही जा सकती है। इसी प्रकार से एक आता है इन अटेंशन, ध्यान की कमी। जिस प्रकार से हमने कहा ध्यान की कमी हो चुका है। पुअर अटेंशन, अल्प अवधारणा। अब अल्प अवधारणा के अंतर्गत ये बात आती है कि देखो, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग सीमितताएं होती है। सभी व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कुछ व्यक्ति 70 से 80% तक बातों को याद रख पाते हैं, कुछ व्यक्ति 25 से 30% तक बातों को याद रख पाते हैं। अगर हमारी पुअर रिटेंशन पावर है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जो संचार किया गया है हम भूल जाएंगे। हम तो ऐसी कंडीशन में जो संचार किया गया है वो फलित नहीं हो पाएगा, वो संचार की यूटिलिटी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से एक बात आती है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का स्रोत क्या है, सूचना किसने दी है, और सूचना पर दी गई प्रतिक्रिया भी इससे प्रभावित होती है। सूचना जिस व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है उसके संदर्भ में हमारा परसेप्शन किस प्रकार का है, हम उसके संदर्भ में क्या सोच रखते हैं। अरे ये तो सूचना का स्रोत है, ये तो सब झूठी बातें हैं, सब बेकार है, क्योंकि हमने पहले से इस प्रकार की धारणा बना ली। क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर होगा, अगर हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का वहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये सूचना हमने इस तथ्य के आधार पर ये सूचना हम आपको संप्रेषित कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्राप्तकर्ता उस पर ज़्यादा विश्वास करेगा, ज़्यादा ट्रस्ट करके वो संचार कर पाएगा, इसी प्रकार से संचार को ग्रहण कर पाएगा। इसी प्रकार से आती है सेल्फिशनेस, स्वार्थ। देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुरूप संदेश का मतलब निकालता है, और प्राप्तकर्ता और प्रेषक के स्वार्थ में भिन्नता हो सकती है। जब प्राप्तकर्ता और प्रेषक के स्वार्थ में भिन्नता होगी, व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने हित के अनुरूप संदेश का मतलब निकाल रहा है, ये संदेश के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न कर लेती है। इसी प्रकार से ओवर एंड अंडर कम्युनिकेशन, बहुत अधिक लंबा संचार होगा तो व्यक्ति सुनेगा नहीं, व्यक्ति उसको पढ़ेगा नहीं, और बहुत संक्षिप्त संचार होगा तो व्यक्ति उसका मतलब सही ढंग से नहीं निकाल पाएगा। ये भी ओवर एंड अंडर कम्युनिकेशन में संचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार का हमने संचार की बाधाओं का हमने आप लोगों को यहाँ पे वर्गीकरण करके एक्सप्लेन किया है। अब प्रश्न उठता है कि सब संचार प्रभावी रहे, संचार प्रॉपर हो, और संचार प्रॉपर हो तो उसके लिए आवश्यक है कि कुछ सजेशंस या जो संचार के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर किया जाए। तो मैं संक्षेप में आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा
कुछ सजेशंस मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा। देखिए, पहला सजेशन है मीनिंगफुल, क्लियर एंड ब्रीफ मैसेज। अर्थपूर्ण, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश दिया जाए। प्रॉपर संदेश दिया जाए, अर्थपूर्ण दिया जाए। जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम संदेश दे रहे हैं उसी अर्थ के अनुरूप संदेश दिया जाए, और संदेश बहुत अधिक लंबा नहीं दिया जाना चाहिए। संदेश में भ्रमपूर्ण, अनेकार्थी शब्दों, मुहावरों एवं तकनीकी शब्दों का प्रयोग भी कम से कम किया जाना चाहिए, जिससे कि संदेश क्लियर हो सके, स्पष्ट संदेश संप्रेषित किया जा सके। इसी प्रकार से आइडियल बिहेवियर, आदर्श व्यवहार, सुचारू संदेश के लिए जरूरी है कि व्यवहार एवं अनुशासन की आशा हम अधीनस्थों से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अधिकारी को भी उचित उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी अगर समय पर पहुंचेंगे तो अधीनस्थ भी समय पर कार्यालय में पहुंचने की अपेक्षा करेगा। हम तो खुद लेट आ रहे हैं, किंतु हम संदेश संप्रेषित कर रहे हैं, हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि सभी कर्मचारियों को कार्यालय के अंतर्गत प्रातः 10 बजे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी है, जबकि खुद अधिकारी 11 बजे आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जब हम खुद आदर्श व्यवहार प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अधीनस्थ उस संदेश से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो सकेगा। यूज ऑफ 7 C's प्रिंसिपल्स, मैंने अपने पूर्व के वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को एक्सप्लेन किया था 7 C's प्रिंसिपल, प्रभावी संचार के 7 C सिद्धांत आप लोगों को बताए गए थे। अगर उनको प्रॉपर तरीके से प्रयोग किया जाए संचार करते समय, जिसमें क्लैरिटी आ गई, जिसमें पूर्णता आ गई, जिसमें विचारणीयता आ गई, शिष्टता आ गई, संक्षिप्तता आ गई, शुद्धता आ गई, ये जो 7 सिद्धांत आप लोगों को बताए गए थे, अगर इसका प्रॉपर तरीके से प्रयोग किया जाए तो संचार बाधित नहीं होगा, मिथ्याबोधित नहीं होगा, संचार प्रभावी हो पाएगा और हम हमारे संचार के उद्देश्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से आता है कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, निरंतर संचार। देखो, संचार कभी कभार किए जाने वाला कार्य नहीं है, संचार निरंतर रूप से होना चाहिए, निर्विघ्न रूप से होना चाहिए, द्विमार्गी होना चाहिए। जब संचार सतत रूप से होगा तो जो कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न होती है, वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। और जब ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचार भी इफेक्टिव रह पाएगा। इसी प्रकार से आता है समुचित संचार तकनीक, एडुकेट ट्रांसमिशन टेक्निक। संचार की का जो तरीका हम यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा प्रेषक को कि कब, क्या, कैसे, किससे और क्या कहना है। इन बिंदुओं का वो पहले से निर्धारण कर ले, पूर्ण नियोजन करके वो संचार करे, तो प्रॉपर ट्रांसमिशन टेक्निक को यूज़ करके वो संचार कर सकता है, जिससे संचार बोधित नहीं होगा, प्रभावी हो पाएगा। इसी प्रकार से सहयोग, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में उचित तालमेल और सहयोग संचार के लिए एक पूर्व आवश्यकता कही जा सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यवहार का आदर किया जाए और निर्णय सोच समझ के ही लिए जाएं, और सभी प्रकार के तत्वों को मान्यता प्रदान की जाए, जिससे एक गुड ह्यूमन रिलेशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बन पाएंगे। और जब गुड ह्यूमन रिलेशन होंगे तो एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेगा। इसी प्रकार से कॉर्डियल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन, ये नेक्स्ट पॉइंट आ ही गया कि मधुर मानवीय संबंध, मधुर संज्ञानात्मक संबंध संचार के लिए अति आवश्यक है। जितने मधुर संज्ञानात्मक संबंध होंगे, उतनी ही रुकावट संचार के मार्ग में उत्पन्न नहीं होगी। व्यक्ति उसको प्रॉपर तरीके से ग्रहण करेगा और प्रॉपर तरीके से ग्रहण करके वो संचार प्रभावी हो पाएगा। इसी प्रकार से आता है एडुकेट साइज एंड स्केलर चेन, सोपानिक श्रृंखला भी हमारी उचित आकार की होनी चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी कार्यदशाएं संस्थान के अंतर्गत होनी चाहिए, जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो फिजिकल बैरियर्स उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न नहीं हो सकें। ट्रस्ट की स्थिति हो, हम एक दूसरे पर विश्वास करें, भ्रम की स्थिति हमारे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, पूर्वाग्रह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट होगा तो संचार प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। देन इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ एडुकेट मीडियम, कि हम जिस मीडियम का सिलेक्शन करें वो उचित माध्यम हो, किस समय किस प्राप्तकर्ता के लिए किस तरीके का हम माध्यम यूज़ कर रहे हैं, ये भी पहले से नियोजित हो तो प्रॉपर तरीके से संचार होगा। इसी प्रकार से बात आती है ओपन माइंडेड, खुले दिमाग का प्रयोग, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। खुले दिमाग से संचार होगा, प्रॉपर तरीके से संचार होगा तो ही संचार अपनी यूटिलिटी प्राप्त कर पाएगा। इसलिए प्राप्तकर्ता को भी और प्रेषक को भी
ओपन माइंडनेस के साथ में ही संचार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अटेंटिवनेस, ध्यान, प्रेषक को संदेश ध्यानपूर्वक तैयार करना चाहिए और प्राप्तकर्ता को संदेश भी ध्यानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए, तभी प्रभावी संचार रह पाएगा और संचार की बाधाएं उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसीज एंड रूल्स, आवश्यकता पड़ने पर हम हमारी नीतियों में जो पूर्व में हमने नीतियाँ बनाई है, जो हमने नियम बनाए, उसमें हम परिवर्तन कर सकें आवश्यकता होने पर। ऐसा नहीं कि हम नियमों के साथ बंधे हुए, रिजिडनेस के साथ भी बंधे हुए, पॉलिसीज बनी हुई उसी के अनुरूप काम होगा। मैंने आपको ये बाधाओं के अंदर इस बात को एक्सप्लेन किया था। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमें नियमों को ताक पे रखना पड़ता है, हमें पॉलिसीज़ को तोड़ के भी काम करना पड़ता है, संचार करना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी पॉलिसीज़ में और रूल्स के अंतर्गत भी होनी चाहिए। और इसी प्रकार से अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आधुनिक समय के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन शीघ्रातिशीघ्र हो रहे हैं। संचार के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान समय के अंतर्गत टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट के विभिन्न प्रकार के साधन संचार के लिए उपलब्ध हैं। हमें इन सभी आधुनिक साधनों और उपकरणों का प्रयोग करके संचार करना चाहिए, जिससे शीघ्रातिशीघ्र संचार हो सके और प्रभावी ढंग से संचार हो सके। अगर हम इन सभी सजेशंस को प्रॉपर तरीके से हम यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संचार मिथ्यापूर्तित नहीं हो पाएगा, भ्रमित नहीं हो पाएगा। हम जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचार कर रहे हैं वो उद्देश्य हम फुलफिल कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।